चैनल। अभी जो अपन डिस्कशन में लेने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 16 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो कवर अप करता है सेक्शन 241 से लेके 246 तक के सारे सेक्शंस। ठीक है, चैप्टर का नाम है प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट। देखो पूरे एक्ट में कहीं पर भी ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन गिवन नहीं है। ठीक है, तो ये अज्यूम करके चलते हैं कि ऐसी एक्टिविटी, एक फॉल्स वर्सेस हार्बोटल का लैंडमार्क केस था जिसमें लिखा था कि जो मेजॉरिटी बोलेगा वो ही किया जाएगा। तो माइनॉरिटी ने बोला कि अगर मेजॉरिटी जो है वो किसी गलत काम के लिए अप्रूवल दे दे तो फिर मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स कहाँ जाए। तो इस इशू को लेके ये वाला पूरा चैप्टर बन गया है। ठीक है, इस चैप्टर में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट मतलब ऐसा कोई काम करना जिससे जो कंपनी है उसमें क्या हो रहा है कि कंपनी इवन वाइंडिंग अप की सिचुएशन पे चली गई या फिर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी है, या फिर ऐसा है कि जो मटेरियल चेंज हुआ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, एमडी चेंज हुआ है कंपनी में, या फिर अपन कह सकते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजर ओनरशिप जो है कंपनी की वो चेंज हुई है। तो इसमें क्या है कि अगर इतना चेंज इतना बड़ा है कि जिससे मतलब प्रेजुडिशियल मतलब हार्मफुल जो है वो कंपनी के ऊपर, क्लास ऑफ मेंबर्स के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है इससे, तो जो पर्सन है पर्टिकुलर पर्सन जो इसमें बता रखे वो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे किसके लिए कि कंपनी में क्या हो रहा है ऑपरेशन। और मिसमैनेजमेंट मतलब कि जो कंपनी है उसमें मैनेजमेंट जैसे डेडलॉक की सिचुएशन वगैरह आ गई। तो ठीक है, तो अफेयर्स ऑफ द कंपनी कंडक्टेड इन द मैनर, यानी इस तरह से कंपनी का काम चल रहा है, या फिर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स और any class of members or company itself, और मटेरियल चेंज इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजर्स, जिससे क्या हो रहा है अगर कंपनी जो है शेयर कैपिटल वाली नहीं है तो फिर मेंबरशिप में इस तरह का चेंज हो गया है। ठीक है, जिससे प्रेजुडिशियली इफेक्ट हो रहा है तो क्या होगा इसमें अप्लाई करेंगे पर्टिकुलर पर्सन, जो अपने को बता रखे कि इसमें 244 सेक्शन में, तो 241 में दे रखा है कि अप्लाई करेंगे पर्सन। ठीक है, किसके लिए, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के लिए। कितने पर्सन वो 244 में जाओ तो 241 और 244 हमेशा साथ में रेफर करेंगे, और 242 और 243 दोनों में एक चीज बता रखा है कि ट्रिब्यूनल क्या क्या एक्शन ले सकता है। तो 243 और 242 ये दोनों साथ में चलेंगे। टोटल सेक्शन 241 से लेके 246 तक है, जिसमें 241 और 242 साथ में चलेंगे और 242 और 243 वो दोनों साथ में चलेंगे। ठीक है, इसमें जो है सेक्शन मतलब 6 ही सेक्शन है, लेकिन मेजर इशू इसमें रहता है कि केस स्टडीज बहुत सारी है। लगभग मैं 26 केस स्टडीज डिस्कस करूंगी, मतलब 26 केस के नाम डिस्कस करूंगी, जिसमें से कुछ पर्टिकुलर 14-15 केसेस है जो मैंने वैसे लिखा है कि आपको दिख तो नहीं रहा होगा उसमें, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, या फिर मैं काम करूंगी इसका फोटो नीचे डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगी, और जितने भी नोट्स है वो भी डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगी। ठीक है, वैसे कॉर्पोरेट लॉ के सारे चैप्टर्स हो गए अपने, सिर्फ एक चैप्टर बाकी है, वो है आउटसाइड इंडिया वाली फॉरेन कंपनीज वाला चैप्टर। उसके अलावा कॉर्पोरेट लॉ लगभग सारा डिस्कस हो गया। इसके बाद अलाइड लॉ लेने वाले, और उसके बाद अपन मिसलेनियस चैप्टर्स ऑफ ऑडिट का रिवीजन लेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 16 में सबसे फर्स्ट तो कंडीशंस व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी सेटिस्फाइड बिफोर फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन, सेक्शन 244 में कौन कितने मेंबर्स बता रखे हैं, तो नॉट लेस देन 100 मेंबर। जैसे ये केस स्टडीज मैंने लिखी है, मैं इसको आपको देती हूं, तो इसमें लिख रखा है कि नॉट लेस देन 100 मेंबर्स, या फिर 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स, मतलब जितने टोटल मेंबर है उनका 1/10 कर दो, उससे कम नहीं होना चाहिए। उसको और 100 दोनों का कंपेयर करोगे, उसमें से जो भी लोअर अमाउंट है उतना, उसमें से जो भी लोअर नंबर आता है उतने मेंबर्स भी अगर आके अप्लाई कर देते हैं, या फिर 1/10 ऑफ द टोटल इश्यूड शेयर कैपिटल। अब मुझे एक बात बताना, यहाँ पे जो इश्यूड शेयर कैपिटल लिखा है तो क्या इश्यूड में प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों आएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे क्या है, प्रेफरेंस एज वेल एज इक्विटी दोनों का टोटल करके फिर आप 1/10 लेने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो 100 मेंबर्स। ठीक है, फिर एक अपन क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज इसमें लिख रखा है कि 8 शेयर होल्डर्स जो है उन्होंने क्या किया, अप्लाई किया। अब मुझे एक बात बताओ कि 8 शेयर होल्डर है, उसका 10% कितना हो जाता है, 8 × 10%, मतलब 0.8 को 1 ले लेते हैं, तो एक मेंबर, तो 100 और 1 विच एवर इज लेस अमाउंट कितना है, विच एवर इज लेस नंबर कितना है, नंबर कितना है 1। तो एक मेंबर इंडिविजुअल भी जो है ना इवन वो अप्लाई कर सकता है, इसीलिए माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए तो ये
चैप्टर बना है, तो बोलते कि अगर आपने इतना परसेंटेज, अगर ये 8 की जगह सपोज 6 होता तो भी एक मेंबर भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से 10% और 100 देखना। अगर शेयर कैपिटल की बात करें, ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं अपन कि अपने पास सपोज प्रेफरेंस शेयर भी है और इक्विटी शेयर भी है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कितना है अपने पास, 10 लाख इक्विटी शेयर है और प्रेफरेंस शेयर 5 लाख है, ठीक है। और कोई पर्सन है जिसने 1,10,000 शेयर्स जो है वो ले रखे, तो उन्होंने 10 के, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, 15 लाख का कितना अपने को करना पड़ेगा, 1/10 करना पड़ेगा। तो 15 लाख का 1/10 जो होता है वो 1.5 आता है, जबकि यहाँ पे कितना है 1.1। तो फिर क्या वो एलिजिबल है, नहीं वो एलिजिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों को मिला के आप देखोगे शेयर कैपिटल, ठीक है, इशू शेयर कैपिटल, और नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो भी आप टोटल मिला के उसका फिर परसेंटेज करने वाले हो, 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स है, या फिर 1/10 ऑफ द टोटल इशू शेयर कैपिटल, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो, ठीक है। और जो ऊपर वाली कंडीशन उसमें 100 और 1/10 दोनों का जो है वो कंपैरिजन करना है, दोनों में से जो लेस नंबर आएगा वो आप देखोगे, ठीक है। सपोज एक और क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, जैसे कि अपने पास कितने की शेयर कैपिटल है, 5 करोड़ की शेयर कैपिटल है, ठीक है। अब इसमें से 500 मेंबर्स है अपने पास, जिसमें से 80 मेंबर्स है जिन्होंने अप्लाई किया, ठीक है। तो 500 में से 80 मेंबर्स ने अप्लाई किया, तो 100 और 80 विच एवर इज सॉरी 100 और 500 इंटू 10% करो, कितना होगा 50। तो 50 और 100 विच एवर इज लेस कितना आ जाता है 50। तो क्या ये 80 जो है वो 50 से ज्यादा है, हाँ। तो 50 से ज्यादा है 80, इसका मतलब 80 मेंबर्स जो है वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले इतने सारे क्वेश्चंस थे, थोड़े बहुत जो सेक्शन 241 और 244 के मिला के थे मैंने डिस्कस किए। अब अपन सारी केस स्टडीज डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन फटाफट से, ठीक है। फर्स्ट केस स्टडी की, एक बार आपने एप्लीकेशन कर लिया, उसके बाद में कुछ मेंबर्स जैसे 60 मेंबर्स ने अप्लाई किया था, ठीक है, तब कंडीशन फुलफिल हो रही थी, बाद में 40 मेंबर बोलते हैं कि हम हमारी कंसेंट जो है वो वापस लेना चाहते हैं। तो आप एक बार बोल चुके हो, ठीक है, उसके बाद में आप भले ही कंसेंट विड्रॉ कर, आपने अपनी कंसेंट जो है वो क्या कर दी, मना कर दिया, मतलब आपने विड्रॉ कर दिया, पर विड्रॉल अलाउड ही नहीं है। उसके बाद जो एप्लीकेशन आपकी पहुंच गई ट्रिब्यूनल के पास, अब ट्रिब्यूनल ही डिसाइड करेगा। और ये जो कंडीशन देखनी है 1/10 और 100 मेंबर, ये एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन देखनी है। बाद में क्या हो रहा है, बाद में वो मेंबर बना ही नहीं, बाद में उसने मेंबरशिप किसी और को ट्रांसफर कर दी, उससे कोई लेना देना नहीं है। एट द टाइम वो मेंबर था और उसने अप्रूवल दिया था, उसकी कंसेंट अपन ने ली थी, ठीक है। तो वो देखना है, क्योंकि दो केसेस है, फर्स्ट है कंडीशन सेटिस्फाइड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, ये केस है जगदीश चंद्र मेहरा वर्सेस न्यू इंडिया एम्ब्रॉयडरी। ये वैसे केस स्टडीज का जो मैंने लिख रखे, ये भी मैं एक बार तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक बार ये वाले जो मेरे नोट्स है उनका भी डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगी मैं। अभी जो मैंने केस स्टडीज लिखी थी 15, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज है, ठीक है, वो वाला जो है ना उसका भी पिक मैं डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगी। सेकंड अपना जो केस आता है वो आ जाता है कि कंडीशन सेटिस्फाइड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन जगदीश चंद्र मेहरा वर्सेस न्यू इंडिया एम्ब्रॉयडरी, और सबसे इंपॉर्टेंट विड्रॉवल अलाउड नहीं है, ये तो हर कोई जानता है। राजमुंद्री इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई कॉर्पोरेशन वर्सेस नागेश्वर राय, ठीक है। तो ये जो केस है वो विड्रॉल वाला था। अब इसमें जो केस है वो है कि क्या जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो अप्लाई कर सकता है क्या, तो बोला है कि वैसे भी इन जनरल लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है भले ही उसका रजिस्टर में नाम ना लिखा हो, भले ही अभी तक, लेकिन ऑब्वियसली उसी के पास शेयर आएंगे ना। अगर कोई पर्सन किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास में शेयर है, और वो अगर ऑपरेशन के लिए अप्लाई कर रहा है, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन दे रहा है, तो वो अलाउड होगी। ये बोला था अपने को सैमथमैन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कैशंद्र मोहन साहा के केस में। वैसे देखो दो पार्टीज जो होती है, सबसे पहले तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि पीछे जो प्राइवेट लिमिटेड और कॉर्पोरेशन लिखा हुआ होता है वो हमको नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। पहले तो जो सन है वो नहीं लिखना चाहिए, दूसरा हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट कौन सा है वो भी नहीं लिखना चाहिए, तीसरा जो पीछे लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कॉर्पोरेशन लगा रखा था मेरे हिसाब से वो नहीं लिखना चाहिए। उसका रीजन ये है कि अपन क्या होता है कि अपने को नहीं पता है कि उसमें पीछे प्राइवेट लिमिटेड था या लिमिटेड था, तो आप कोष्टक में उसका नाम लिख लोगे चलेगा। अब इसमें वापस क्या, दो पार्टी है, दो पार्टी में से जो पार्टी फर्स्ट है उसको फर्स्ट ही लिखना होगा अगर आपको लिखना है, और सेकंड है तो उसको सेकंड ही लिखना होगा। आप सेकंड पार्टी को फर्स्ट और फर्स्ट पार्टी को सेकंड नहीं लिख सकते। जैसे अभी अपन ने देखा था राजमुंद्री इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई कॉर्पोरेशन वर्सेस नागेश्वरम राय, तो आप ये नहीं लिख सकते नागेश्वर राय वर्सेस राजमुंद्री इलेक्ट्रॉनिक्स,
तो आपको क्या जो फर्स्ट पार्टी है फर्स्ट, सेकंड पार्टी सेकंड, अब आपको नहीं याद आ रहा है कि दोनों में से कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, या फिर आपको दोनों में से एक ही नाम याद आ रहा है, तो वहां पे अपना सेपरेट साइड रखो और सिर्फ इतना लिख लो इन रेफरेंस, इन री करके, और आप एक नाम लिख सकते हो, ठीक है, जो भी आपको इजी लगता है, जो आपको याद आ रहा है वो, ठीक है। फिर आ जाता है इसमें कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, ठीक है, वो किसी ने अपने को दिए, ठीक है, और क्या अब अपन उसके बिहाफ पे अप्लाई कर सकते, बिल्कुल कर सकते, पावर ऑफ अटॉर्नी है मतलब उसको जो राइट है वो आपको भी राइट है। ये बोला था पी पुरेहनाथ वर्सेस छैपो शुगर के केस में, ये दोनों ही केस इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होंगे वो तो मैं वैसे ही बता के रखूंगी, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, कंपनी बहुत टाइम से क्या है कि रिजर्व में पैसा इकट्ठा कर रही है, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, तो लोग बोलते हैं कि अब ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के लिए हम केस करने वाले, माइनॉरिटी सेटिस्फाई नहीं है मैनेजमेंट से, तो क्या कर सकते, क्या नहीं, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, इसमें क्या ऑपरेशन है, ठीक है, कंपनी आगे फ्यूचर के लिए कुछ सोच रही है, इसमें गलत तो कुछ है नहीं। तो थॉमस वेक्टम कुत्ताना रबर कंपनी लिमिटेड का केस है ये, इसमें इसमें एक और केस है, वो है वैसे एक ही केस का नाम काफी था पर फिर भी मैं बता देती हूँ, चंद्रकृष्ण गुप्ता वर्सेस पैनल ऑफ गिरधारी लाल, हाँ यही केस है, ठीक है, पैनल गिरधारी लाल का केस है। वैसे अपने को एक ही नाम याद रखना है, थॉमस वेक्टम कुताना रबर कंपनी लिमिटेड, ठीक है। अब दूसरा जाता है कि लॉसेस इंकर हो रहे कंपनी में बहुत टाइम से, ठीक है, तो मिसमैनेजमेंट ने ये बोल दिया, देखो मिसमैनेजमेंट की अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो मिसमैनेजमेंट है, ट्रिब्यूनल ऐसे नहीं बोलेगा कि सिर्फ कंपनी में लॉसेस हो रहे हैं मतलब कि मैनेजमेंट जो है वो कुछ गलत काम कर रही है, गलत नहीं हो सकता है कि वो सही कर रहे हैं लेकिन कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही, ठीक है, तो इसको भी अपन ऑपरेशन में नहीं लेंगे। मिसमैनेजमेंट हो सकता है, मैंने ये नहीं कहा कि मिसमैनेजमेंट है तो अपन नीचे कंडीशन लिख के आएंगे कि ऑपरेशन में तो ये केस कभी आएगा ही नहीं, पर हो सकता है कि मिसमैनेजमेंट है, उसके लिए ट्रिब्यूनल जो है वो आगे क्या करेगा, शायद मतलब ट्रिब्यूनल आगे इंक्वायरी करेगा, ठीक है, तो मिसमैनेजमेंट हो सकता है बट ऑपरेशन तो नहीं है। ये केस था अशोक बेटरनट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एम्बेल चंद्रकांत, ये भी इंपॉर्टेंट है, अशोक बेटरनट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एम्बेल चंद्रकांत। अब आ जाता है एक केस की ऑपरेशन डज नॉट इंक्लूड, देखो जो मेयर डोमेस्टिक डिस्प्यूट है कंपनी और एमडी के बीच में, मेंबर और डायरेक्टर के बीच में, उसमें कहीं पर भी ऑपरेशन नहीं आएगा, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब आप ऑपरेशन में अप्लाई करोगे ना तो आप एज ए मेंबर की कैपेसिटी में अप्लाई कर सकते हो, आप एज ए डायरेक्टर की कैपेसिटी में अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे एक केस था कि ए बी सी तीन डायरेक्टर्स है, ठीक है, ए और बी जो है उन्होंने तीनों ने इक्वल इक्वल क्या कर रखा है, शेयर्स ले रखे, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे वो डायरेक्टर भी है और शेयर होल्डर भी है, दोनों बातें, ठीक है, अब अगर उसको डायरेक्टर के पद से रिमूव किया सी को, ठीक है, ए और बी ने मिलकर, ठीक है, तो वो डायरेक्ट वो बोलेगा मेरे को डायरेक्टर के पास से रिमूव कर दिया और एज ए डायरेक्टर वो क्या करने वाला है, अप्लाई करने वाला है, तो बोलेंगे नहीं आप मत आओ, सिर्फ जो मेंबर्स है वो ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला एक केस था इन रेफरेंस बेलाडोर सिल्क लिमिटेड का केस था, और एक और केस है राव वीएम वर्सेस राजेश्वरी रमाकृष्णन का केस है, तो दो में से एक नाम याद रखना है आपको, ठीक है। इन रेफरेंस बेलाडोर सिल्क लिमिटेड का केस ज्यादा मेरे को इजी लग रहा है तो अपन याद रख सकते हैं कि एक इंडिविजुअल मेंबर का भी राइट इफेक्ट होता है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, बिल्कुल अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अपन ने बोला था ना 8%, अपन ने बोला था 8 मेंबर्स है, 8 into 10% किया था तो 0.8 आया था, तो अपन ने कहा था एक मेंबर का राइट है, तो एक मेंबर भी क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, एक मेंबर का राइट भी अफेक्ट हो रहा है, तो ये केस था अपना नागप्पा चेटिया वर्सेस मद्रास रेस क्लब का केस। जब वो 8 मेंबर्स वाला आया ना क्वेश्चन तो उसमें ये केस का रेफरेंस अपन दे सकते हैं, ठीक है, नागप्पा चेटिया वर्सेस मद्रास रेस क्लब, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है कुछ दो तीन अनइम्पॉर्टेंट केसेस डिस्कस कर लेते हैं, जैसे हस्बैंड और वाइफ ने मिलकर एक कंपनी स्टार्ट की, ठीक है, उन्होंने ये सारे मेजोरिटी शेयर्स भी ले लिए अपने हाथ में, अब वो क्या कर रहे हैं कि एक कंपनी में जो है उन्होंने क्या किया, एक डायरेक्टर को कंपनी की प्रॉपर्टी जो थी वो कम रुपए में बेच दी, ठीक है, और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का क्या हो रहा है इससे, उनका राइट इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो इफेक्ट हो रहा है तो वो एप्लीकेशन लेके आए, तो क्या वो लेके आ सकता है एप्लीकेशन, बिल्कुल, क्योंकि माइनॉरिटी शेयर होल्डर का राइट इफेक्ट हो रहा है, इधर शेयर होल्डर एप्लीकेशन लेकर आ सकते हैं। ये डैनियल वर्सेस डैनियल का केस है, ये अपने इंडिया का नहीं बाहर का केस है। ये क्या होता है कि डायरेक्टर ने, मैंने बताया था ना कि 75% ऑफ द शेयर कैपिटल जो था वो डायरेक्टर ने होल्ड कर रखी थी, शेयर कैपिटल होल्ड कर रखी थी, ठीक है, 75%, मतलब अगर वो स्पेशल रिजोल्यूशन चाहे तो वो खाली 8% को लेके 76% से स्पेशल रिजोल्यूशन तक पास कर सकते हो, और स्पेशल रिजोल्यूशन पास होते ही कंपनी में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट है जो कंपनी इंटर कर सकती है
है ना, अपन ने देखा है वो बोर्ड मीटिंग वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे दो डायरेक्टर ने 75% शेयर हेल्ड करके और उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया खुद के बेनिफिट के लिए, और फिर वहां पे मीटिंग में बैठे, जनरल मीटिंग में खुद ही बैठ गए और खुद ही ने जनरल मीटिंग में भी अप्रूवल ले लिया, ठीक है ना, क्योंकि वो डायरेक्टर तो थे ही और वो साथ में 75% हेल्प करने से मेंबर भी बन गए, तो उन्होंने एसआर पास करके खुद के क्या बेनिफिट में कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। तो क्या जो बचे हुए शेयर होल्डर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं ऑपरेशन के लिए, बिल्कुल कर सकते हैं। ये था कुक वर्सेस डिक का केस, जो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसमें 98% शेयर्स जो थे वो एक क्या बोलते हैं, कुछ लोगों के पास थे 98%, और सिर्फ 2% शेयर है ना वो किसी और माइनॉरिटी के पास में है, ठीक है। हो सकता है वो 2% जो है वो 100 से ज्यादा मेंबर्स ने ले रखे हो, या वो जो 2% है वो 10% से ज्यादा मेंबर ने ले रखे हो, ठीक है। अब वो उनसे लेना चाहते हैं वो शेयर्स, ठीक है, जबरदस्ती करके, तो क्या वो ऑपरेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, ऑपरेशन की एप्लीकेशन चली जाएगी। देखो अपन ने पहले एक कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में पढ़ा था कि मेजोरिटी चाहे तो माइनॉरिटी के शेयर्स ले सकती है, लेकिन आपको ये भी याद होगा कि मेजोरिटी जो है वो माइनॉरिटी के शेयर तो लेती है, साथ में या तो किसी और कंपनी के, जो नई कंपनी अमेलगमेट हुई थी उसके शेयर, या फिर फेयर प्राइस जो डिसेंडिंग शेयर होल्डर को होता है वो पर्टिकुलर मिलता है और उस प्रोसेस से जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि यहाँ पे बैठे बैठे माइनॉरिटी के शेयर आप ले रहे, एसआर पास किया जनरल मीटिंग में बैठ के, और एसआर पास करने के बाद में माइनॉरिटी के शेयर जो थे वो अपने नाम कर दिए, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये वाला था ब्राउन वर्सेस ब्रिटिश एब्रेसिव बिल कंपनी का केस, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसमें एक इंडिविजुअल मेंबर हैज द राइट टू रेस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम एक्सेसिव पेमेंट फ्री एम्प्लॉयर्स, मैंने पहले बता दिया कि एक इंडिविजुअल मेंबर भी क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। ये था पार्कर वर्सेस डेली न्यूज का केस। फिर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एलिगेशन एक्ट एंड, हाँ एक इंपॉर्टेंट है, देखो इलीगल बिजनेस कंपनी कर रही है, उसके लिए ऑपरेशन की एप्लीकेशन आई है। अब बताओ इलीगल जो है उससे हमको क्या मतलब कि बिजनेस कैसा है, वो आप किसी और लॉ में जाके अप्लाई करोगे, ठीक है, उस पर क्रिमिनल एक्ट लगेगा, उसमें ये चैप्टर नहीं लगेगा। यहाँ पे तो कोई मिनॉरिटी शेयर होल्डर से उनका राइट अफेक्ट हो रहा है, कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसा काम, तो फिर वो क्या करेंगे, इलीगल ट्रांजेक्शन है तो ठीक है, पर पूरा बिजनेस ही कंपनी का इलीगल है, मतलब वो इलीगल ही स्टार्ट हुई है कंपनी, इनकॉर्पोरेटेड इलीगली काम के लिए हुई है, तो वो इसमें नहीं आएगा, ठीक है। अब आ जाता है, हाँ एक इसमें एक बहुत अच्छा केस है जो इम्पोर्टेंट भी है, सिंदरी आयरन फाउंड्री का केस है, इन रेफरेंस सिंदरी आयरन फाउंड्री का। इसमें क्या होता है, देखो अब बार बार बोल रहे हो कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर का राइट इफेक्ट होगा तो वो आ जाएंगे, ठीक है। अब माइनॉरिटी की जगह मेजॉरिटी शेयर होल्डर आ गए ऑपरेशन की एप्लीकेशन लेके, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन अपर लिमिट के लिए नहीं है, मिनिमम इतने होने चाहिए, उससे ज्यादा है तो खुशी की बात है, दुख क्यों मनाए अपन, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोले कि मेजॉरिटी जो शेयर होल्डर है वो लेकर आ सकते हैं एप्लीकेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बोला था सिंदरी आयरन फाउंड्री के केस में, ठीक है। अब आ जाता है, अब एक के बाद एक ऐसे जो केसेस डिस्कस होंगे जिसमें दो ग्रुप है जैसे, ठीक है। तो अब इसमें 3-4 अलग अलग डिसीजन ट्राइब्यूनल ने दे रखे हैं, एक ही मुद्दा है लगभग उस पर। और कंपनी में 50% जो है वो एक ग्रुप वाले और 50% जो है वो एक ग्रुप वाले बन गए, ठीक है। अब ये दोनों ही आपस में लड़ा रहे हैं, ठीक है, और इस वजह से क्या हो रहा है कि न तो ये अपना डायरेक्टर अपॉइंट कर पा रहे ना ये। अब तो डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन तो पास करना पड़ेगा, पर ये 50% है ये 50% है, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आएगा कहाँ से, और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नहीं आएगा तो डायरेक्टर अपॉइंट होगा कैसे, और डायरेक्टर अगर कंपनी में नहीं होंगे तो कंपनी चलेगी कैसे, डेडलॉक की सिचुएशन आ जाएगी कंपनी में, मिसमैनेजमेंट हो जाएगा कंपनी में, ठीक है। तो फिर क्या मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन ला सकते, बिल्कुल ला सकते। ये बोला था शिशु रंजन दत्ता एंड अनदर वर्सेस भोलानाथ पेपर हाउस के केस में। देखो केस स्टडीज डिस्कस करने में बोरिंग नहीं होता है, बिकॉज क्या होता है एक के बाद एक अपन केस स्टडीज बोलते जाते हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पे एक इशू रहता है, अपने को जो केस स्टडी के नाम है वो याद रखने पड़ते हैं जब अपन एग्जाम में लिखें तो, है ना। बाकी केस स्टडी डिस्कशन में हमेशा इंटरेस्टिंग लगती है। अब एक और केस था कि एक इंडियन ग्रुप है और एक फॉरेन ग्रुप है, ठीक है, वापस वही डेडलॉक की सिचुएशन हो गई थी, और ये भी केस था, ये ऑपरेशन नहीं है मिसमैनेजमेंट है, ये बोला था कि आप ऑपरेशन में एप्लीकेशन मत लेके आओ, मिसमैनेजमेंट में एप्लीकेशन लेके आओ इसके। ये बोला था ज्ञाना संबंधम वर्सेस तमिलनाडु ट्रांसफर, ये नाम याद रखना बहुत है, तमिलनाडु ट्रांसफर का केस है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट भी है। हाँ अब यहाँ पे क्या, यहाँ तक तो 50-50% थे, वहां तक तो ठीक था कि क्या बोला ट्रिब्यूनल ने, या तो वाइंडिंग अप ही कर दो कंपनी का, या डेडलॉक सिचुएशन है मिसमैनेजमेंट का केस लेके आओ। अब एक यहाँ पे कि 60% शेयर्स ले रखे किसी एक कंपनी ने, मतलब एक ग्रुप ने, और 40% शेयर ले रखे किसी एक ग्रुप ने। अब ट्रिब्यूनल ऐसा भी डिसीजन लेके आ सकता है कि वाइंडिंग अप क्यों करे बेचारी कंपनी का,
इससे वो लोगों को नुकसान हो जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, मिनॉरिटी को अपन बोलते हैं कि आपको फेयर प्राइस मिलेगी और आप जो है अपने शेयर्स किसको ट्रांसफर कर दो, मेजोरिटी को। तो क्या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से सभी बाइंडिंग है? बिल्कुल बाइंडिंग है। मिनॉरिटी को अगर बोल दिया ना कि आपको शेयर्स देने हैं मेजोरिटी को, तो फिर ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पे माइनॉरिटी देगी। ऐसा नहीं कि मेजोरिटी एसआर पास करके खुद ही ले लेगी, अपने आप पे नहीं ले सकती। तो ट्रिब्यूनल ऐसा ऑर्डर पास कर सकती है कंपनी के हित में कि माइनॉरिटी शेयर है वो फेयर प्राइस ले लो, बदले में पैसा ले लो तुम, और बदले में अपने जो शेयर है वो किसको ट्रांसफर कर दो, मेजोरिटी को ट्रांसफर कर दो, और मेजोरिटी जो है अब डिसीजन लेगी वो डिसीजन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का एक डिसीजन आया था किशन लाल आहूजा वर्सेस सुरेश कुमार आहूजा के केस में। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैसे तो बहुत सारे केसेस से पर एक आधे और डिस्कस करते हैं, जैसे कि जो शेयर्स थे, ठीक है, तीन ब्रदर्स थे, तीनों ने कितने 66.66% ले रखे थे। ठीक है, अब उन्होंने मिलकर क्या कंपनी स्टार्ट की। ठीक है, अब क्या किया कि जो दो ब्रदर्स थे वो बोलते हैं कि ये जो तीसरा ब्रदर है इसको कंपनी से निकाल देते हैं। तो उन दोनों ने क्या किया, क्योंकि 66% शेयर भी थे उनके पास में, तो उन्होंने क्या किया, एसआर पास करके उसके जो शेयर्स थे वो भी अपने हाथ में ले लिए, और टोटल अब उनके पास हो गए 90% और उस बचे हुए के पास हो गया 10%। तो फिर वो बचा हुआ जो पर्सन है वो आया। ठीक है, तो वो बोलता है कि एक तो मुझे डायरेक्टर के पद से हटा दिया, और दूसरा इन्होंने क्या किया कि मेरे जो शेयर्स थे वो भी एसआर पास करके खुद के पास ले लिए। तो अब यहाँ पे ऐसा बोला है कि जब फर्दर इशू जो है शेयर्स, जो फर्दर इशू मतलब शेयर होल्डर का राइट अफेक्ट हो रहा है, फर्दर इशू किसी भी इस वजह से हुआ है कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को उससे बेनिफिट हो रहा है, अगर ऐसी कोई एप्लीकेशन है तो वो ऑपरेशन में सुनी जाएगी। ठीक है, तो ये बोला था यहाँ पे पायसी वर्सेस मिल्स लिमिटेड के केस में, जो कि इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। और इसमें ये भी बोला था, एक दूसरा केस आया था इसमें कि ये फर्दर जो आपने इशू किया ना इसका कॉन्टिन्यूस इफेक्ट है। ऑपरेशन में क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस इफेक्ट होना चाहिए, एक बार का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो बोलते कि कॉन्टिन्यूस इफेक्ट है, तो इसीलिए भी इसको ऑपरेशन में लेंगे। ये बोला था भागीरथ अग्रवाल वर्सेस तारा प्रॉपर्टीज के केस में। मैंने जितने भी केस स्टडीज वगैरह लिखे हैं, या मैंने जो चैप्टर पढ़ा है वो मुनीश भंडारी सर की बुक में से पढ़ा है, तो कोई रेफर कर रहा है सर की बुक तो उनको तो ये सारे केस स्टडीज के नाम एज इट इज मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसमें है न्यू शेयर्स जो इशू किए थे, वोटिंग स्ट्रेंथ जो थी वो इंक्रीज की थी। ठीक है, तो उससे एक ग्रुप को नुकसान, मतलब किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को नुकसान हुआ है। ये एक नमिता गुप्ता वर्सेस कोचर नेटिव ज्वाइंट स्टॉक का भी केस है, जिसमें ऐसा लिख रखा है कि वापस वो जो शेयर्स जो जिस आपने लिए थे ऐसा पास करके वो वापस उसी को दे दो जिसके पास थे। ठीक है, पुरानी वाली पोजीशन के लिए भी बोल सकता है ट्रिब्यूनल। अब यहाँ पे आ जाता है डायरेक्टर को रिमूव किया। ठीक है, तो डायरेक्टर को रिमूव किया तो पहले वो रखा है कि अगर अदर ग्रुप जो है वो डायरेक्टर को रिमूव करता है तो 169 जो है अंडर सेक्शन, तो डायरेक्टर की तो यहाँ पे बात ही नहीं, कैपेसिटी डायरेक्टर की कैपेसिटी में आपको कोई भी नुकसान हो रहा है तो हम यहाँ पे कोई रिलीफ देने वाले नहीं है 241 में। ठीक है, तो आप आना ही मत। तो ये केस था नरेश त्र्यान वर्सेस हमेटिक एग्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का केस था, इसको नहीं पढ़ते। अब यहाँ पे चेंज, ठीक है, चेंज इज मेड इन शेयर होल्डिंग विदाउट म्यूचुअल एग्रीमेंट, मतलब वो जो तीनों थे अगर वो आपस में एग्रीमेंट करके वो 90% और ये 10% लेते तो नुकसान नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, लेकिन उन्होंने आपस में एग्रीमेंट करके नहीं लिया था। तो इसी तरह का एक केस और आया था, वो था पुष्पा प्रभुदास वोरा वर्सेस वोरास इंडस्ट्रीज के केस में। ठीक है, अब एक केस है जिसमें ऐसा बोला था कि, हाँ ये वाला शायद आपने नहीं सुना होगा, जैसे स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, तो वहां पे एक एनआरआई ने क्या कर रखा है, अपनी स्क्रिप्ट ट्रांसफर डीड वगैरह जो है वो हैंडेड ओवर कर दी स्क्रो अकाउंट में। तो आरबीआई बोलता है कि आप नेक्स्ट 5 साल तक आ सकते हो अगर कोई ऑपरेशन का केस है तो लेकर, लेकिन उसके बाद आपको कोई भी राइट नहीं है। तो 5 साल लैप्स होने के बाद वो ऑपरेशन का एप्लीकेशन लेके नहीं आ सकता। कौन एनआरआई, ये बोला था राजीव मेहता वर्सेस ग्रुप फॉर सिक्योरिटीज हिंदुस्तान लिमिटेड के केस में। ठीक है, नहीं, ग्रुप फॉर सिक्योरिटीज हिंदुस्तान के केस में। ठीक है, अब यहाँ पे एक केस जो देखो, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स जो थे वो ट्रांसफर किए, तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा था कि ये जो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट ट्रांसफर हुए हैं इसमें कहीं भी ऑपरेशन नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, अगर डायरेक्टर्स ने इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट ट्रांसफर की तो आप प्रूव करो कि ऑपरेशन है, आप प्रूव करो कि इससे आपको नुकसान है, ये हार्मफुल है, प्रेजुडिशियल है। ठीक है, ना तो कोई प्रूव कर पाया। दूसरी बात, ना कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिल पाए। ठीक है, और नहीं ये ऐसा कोई ग्राउंड बनता है जिससे कि कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाए, क्योंकि अगर कोई ऐसा ग्राउंड बन जाता है कि ऑपरेशन इतना मेजर है कि जो ट्रिब्यूनल है वो फाइनली एक ही डिसाइड करती है, जैसे डेड
हैंडऑफ हो गया था ना बीच में, तो क्या करना पड़ा, नहीं न ही मिसमैनेजमेंट में है, न ही ऑपरेशन में है, क्योंकि इंटरकॉर्पोरेट डिपॉजिट वैसे तो डायरेक्टर ने लिए, कुछ लोगों को लग रहा है कि डायरेक्टर ने खुद के फायदे के लिए लिए, लेकिन हमें न तो रिपोर्ट से मिला है, ना डॉक्यूमेंट से मिला, ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के मिला है, ठीक है, तो हम इसको क्या नहीं मानते, ऑपरेशन नहीं मानते। ये बोला था किसमें, सेठ मोहनलाल घनपतराम वर्सेस श्री सियाजी जुबली कॉटन एंड जूट मिल्स के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग केस खत्म हो गए हैं, हाँ लगभग सारे केस खत्म हो गए। अब अपन आ जाते हैं सेक्शन 242 और 243, जिसमें क्या है कि ट्रिब्यूनल क्या क्या ऑर्डर देगा वो अपने को देखना है, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल क्या क्या ऑर्डर दे सकता है, तो ट्रिब्यूनल जैसे कि सबसे पहले तो शेयर्स को लेकर ऑर्डर देगा, ठीक है, कि शेयर्स का क्या करेगा, या तो वो रिड्यूस करने के लिए बोलेगा, या फिर क्या बोलेगा कि शेयर्स जो है वो ट्रांसफर कर दो, या फिर बाईबैक करेगा वो शेयर्स, ठीक है ना, अपने शेयर्स यानी परचेज फ्रॉम, वो खुद कंपनी जो है, ट्रिब्यूनल क्या बोलेगा कि परचेज करो उन शेयर्स को किसी मेंबर से, किसी कंपनी से, किसी अदर एनी अदर पर्सन से, ठीक है। रिड्यूस करो शेयर कैपिटल, ये भी ऑर्डर दे सकता है शेयर कैपिटल को लेके, या फिर रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर और अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स। देखो शेयर्स को लेके क्या क्या ऑर्डर दे सकता है, बाईबैक, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, बाईबैक करने का बोल सकता है, या फिर रिडक्शन बोल सकता है शेयर कैपिटल में, ठीक है, शेयर कैपिटल में रिडक्शन भी बोल सकता है, या फिर रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर और अलॉटमेंट, दोनों पे ही क्या लगा सकता है, वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, ठीक है। अब अगर एग्रीमेंट की बात करें, यहाँ तो शेयर्स के साथ क्या कर सकता है ट्रिब्यूनल, दूसरा है एग्रीमेंट, तो सारे एग्रीमेंट को सेट असाइड कर सकता है, किसी भी एग्रीमेंट को, चाहे वो कंपनी विद एमडी हो, चाहे वो कंपनी विद अदर्स हो, वो सेट असाइड कर सकता है, ठीक है। उसको सेट असाइड मतलब खत्म करना उस एग्रीमेंट को, ठीक है, टर्मिनेट कर सकता है, सेट असाइड कर सकता है, मॉडिफाइड भी कर सकता है उस एग्रीमेंट को। अगर कंपनी और एमडी का जो एग्रीमेंट है उसको अगर टर्मिनेट किया तो क्या लॉस ऑफ ऑफिस के लिए कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, नहीं, कॉम्पेंसेशन नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। वो इवन ये भी बोल सकता है कि अगले 5 साल तक इसको आगे अपॉइंट मत करो किसी भी कंपनी में, ये भी ट्रिब्यूनल ऑर्डर निकाल सकता है, ठीक है। या फिर ट्रिब्यूनल क्या बोल सकता है, वैकेट करो ऑफिस वगैरह, ठीक है। और ट्रिब्यूनल क्या निकाल सकता है ऑर्डर, एमडी ऑफिसर्स वगैरह के लिए बोल सकता है कि इनको रिमूव करो, किसी और नए पर्सन को अपॉइंट करने के लिए बोल सकता है, तो किसको अपॉइंट करना है, सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट किस तरह से होगा, सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट वो मैनर तक प्रिस्क्राइब कर सकता है कि इस तरह से अब अपॉइंट किया जाएगा, पहले हुआ लगता था वैसा लगा के अपॉइंट करो, वो ये भी बोल सकता है। वो इवन खुद अपॉइंट कर सकता है कुछ ऐसे डायरेक्टर्स को जो बार बार उसको रिपोर्ट करेंगे हर चीज की, क्योंकि ऑपरेशन हुआ था ना, तो अब उसको देखना है कि अब कंपनी सुधरी कि नहीं, ठीक है, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट था तो अब सही है कि नहीं, तो वो या तो एग्जिस्टिंग को रिमूव करने के लिए बोल सकता है, या फिर वो अपने ऑन पे खुद अपॉइंट कर सकता है दूसरे डायरेक्टर्स को, या फिर वो सब्सिक्वेंट कैसे अपॉइंट करना है वो मैनर प्रिस्क्राइब कर सकता है, ये सब वो कर सकता है किसके साथ में, और रिकवर कर सकता है एमडी के, ये सब कर सकता है एमडी मैनेजर डायरेक्टर वगैरह के साथ में, ठीक है। तो 3 देखा, पहले तो ऑर्डर दे सकता है शेयर को लेके, दूसरा ऑर्डर दे सकता है एग्रीमेंट वगैरह को लेके, और तीसरा एमडी वगैरह को, इन सबको लेके, ठीक है। अब गुड्स और प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो क्या कर सकता है वो कि गुड्स और प्रॉपर्टीज जो है वो बेचो मत, या फिर जो बेच दी है उस कॉन्ट्रैक्ट को, यानी ट्रांसफर हुआ है पिछले 3 महीने में, बिफोर 3 मंथ्स, ठीक है, तो 3 महीने में कुछ भी सेट असाइड जो गुड्स जो है वो क्या ट्रांसफर हुआ है, या फिर प्रॉपर्टी जो है वो एग्जीक्यूट हुई है, मतलब अटैचमेंट वगैरह कुछ एग्जीक्यूट हुआ प्रॉपर्टी को लेके, तो उसको भी क्या कर सकता है, सेट असाइड कर सकता है बिफोर 3 मंथ्स, अगर इंसॉल्वेंसी वगैरह की पोजीशन आ गई तो, ठीक है। अब आ जाते हैं इम्पोजिशन ऑफ कॉस्ट, किसी पे कॉम्पेंसेशन ले सकता है, कॉस्ट वगैरह ले सकता है, ठीक है, इंटरिम ऑर्डर दे सकता है, वो सिंपल है। हाँ, अब एओए एमओए को लेके भी वो क्या कर सकता है, एओए एमओए को लेके या तो न्यू क्लोज इंसर्ट कर सकता है, ठीक है, या फिर वो क्या कर सकता है कि अमेंड कर सकता है जो एग्जिस्टिंग क्लोज है, और उसने जो क्लोजेस इंसर्ट किए या अमेंड किए उसको कहीं भी कुछ अमेंडमेंट वापस या मॉडिफिकेशन कुछ ऑल्टरेशन करना है, बिना ट्रिब्यूनल से पूछे कंपनी अपने ऑन पे नहीं कर सकती, जो इंसर्ट किसने किए या अमेंड किसने किए, ट्राइब्यूनल ने किए, ठीक है। और ये सारा जो भी ऑर्डर मिलता है वो आप 30 दिन में आरओसी को फाइल कर दो, ठीक है। और अगर कंपनी ने कुछ कंट्रीब्यूशन किया है तो पनिशमेंट कितना है, कंपनी के ऊपर 1 लाख से 25 लाख, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 25,000 से लेके 1 लाख तक का, और इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, विद इम्प्रिजनमेंट बोले 6 महीने का इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। तो क्या क्या ऑर्डर है, शेयर को लेके कि रिडक्शन मत करो, या फिर बायबैक कर सकता है, या फिर शेयर्स को ट्रांसफर करने से अलॉटमेंट करने से रोक सकता है, फिर किसको एग्रीमेंट को लेके सेट असाइड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, कंपनी और एमडी के बीच के एग्रीमेंट में वो क्या करेगा, रिमूव कर देगा एमडी को, या फिर कॉम्पेंसेशन देने के लिए मना कर देगा, 5 साल तक आगे मत अपॉइंट करो,
करो, लॉस ऑफ ऑफिस से कॉम्पेंसेशन भी मत दो, ये सब हो सकता है। और अगर अदर किसी के साथ में जो एग्रीमेंट कंपनी के था वो अगर उसने सेटिस्फाइड किया है तो वो नोटिस देंगे पहले उस पार्टी को, ठीक है, और रीजन बताएंगे, और वो भी किसी भी कॉम्पेंसेशन के लिए एंटाइटल नहीं होंगे, ठीक है। या फिर अब वो ये एमडी वगैरह जो है, मैनेजर वगैरह नया अपॉइंट कर सकता है, सब्सिक्वेंट कैसे अपॉइंट करना है बता सकता है, किसी को रिमूव कर सकता है, किसी से गेन ले सकता है, ठीक है। तो एमडी मैनेजर के साथ क्या करना है, एग्रीमेंट के साथ क्या करना है, शेयर्स के साथ क्या करना है, गुड्स और प्रॉपर्टीज ट्रांसफर जो था एग्जीक्यूट किया था बिफोर 3 मंथ्स, इंसॉल्वेंसी वगैरह हो गई थी उससे, तो उन सब एग्रीमेंट को भी सेटिस्फाइड किया था। फिर उसने क्या किया, एओए एमओए को क्या किया था, अमेंड किया था, और उनसे कुछ नया क्लोज वगैरह इंसर्ट करना था तो करा। तो ये सारे ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, 242 और 243 में ऑर्डर दे सकता है ऑपरेशन को लेके, ठीक है। अब आ जाता है लास्ट सेक्शन इस पूरे चैप्टर का 245, क्योंकि 246 तो बहुत सिंपल है। वाइंडिंग अप के जो सेक्शन है, आप प्रेफरेंस, फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस वाले और ओवरराइडिंग प्रेफरेंस वाले, वो सब एज इट इज चलेंगे। ये बोला है 337, 338, 339, 340, 341 अप्लाइज मुटेटिस मुटांडिस इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप के केस में ये सब मुटेटिस मुटांडिस अप्लाई होंगे, ठीक है। तो 246 तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अब आ जाते हैं 245 पे, जो पूछते हैं क्लास एक्शन। क्या होता है क्लास एक्शन? मैं गई, मेरे पास शेयर थे 10% से ज्यादा, मुझे लगा अब मैं जाती हूँ, ठीक है, मैं इस कंपनी के लिए ऑपरेशन की एप्लीकेशन लेके गई, फिर दूसरा जना हो गया, फिर तीसरा हो गया, तो ऐसे करके एक ही इशू पे इतनी सारी एप्लीकेशन हो गई। तो बोलते कि तुम सब एक काम करो, किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करो और फिर क्या करो, उसको बोलो कि आपकी एप्लीकेशन लेके आए। तो सबसे पहले सेक्शन 245 सबसेक्शन 1 में बोला है कि ट्रिब्यूनल को फाइल कौन कौन कर सकता है एप्लीकेशन, नंबर ऑफ मेंबर या क्लास ऑफ डिपोजिटर्स, डिपोजिटर्स भी आ गए इसमें, ठीक है। जो क्या करते हैं, जिनके ओपिनियन में कंपनी में जो मैनेजमेंट है या फिर जो कंपनी के जो अफेयर्स, कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स जो है वो उसमें कुछ ऑपरेशन है, कुछ गलत है, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं, किस किस वजह से, कि रिस्ट्रेन करो अल्ट्रा वायरस एक्ट जो भी एओए में हो रहे हैं, या फिर जो भी प्रोविजन जो है ब्रीच ऑफ प्रोविजन को रिस्ट्रेन करो, ट्रिब्यूनल को ऐसी एप्लीकेशन दे सकते हैं। या फिर डिक्लेयर करो, कोई भी जो रेजोल्यूशन पास हुआ उसको वॉइड डिक्लेयर करने के लिए बोल सकते हैं। या फिर जो भी क्लेम्स वगैरह है, डैमेजेस वगैरह है, वो कॉम्पेंसेट करने के लिए बोल सकते हैं, किसी एमडी से, मैनेजर से, ऑडिटर से, डायरेक्टर से, एक्सपर्ट से, एडवाइजर से। तो ये सारे इस तरह के एप्लीकेशंस लेके हम जा सकते हैं, ठीक है। ये कहीं पर अपने को लगा है कि हमारे साथ गलत हुआ है तो कॉम्पेंसेशन मांगने जा सकते हैं। रिजोल्यूशन अपने को लगता है गलत हुआ, सुप्रेसिव ऑफ द मटेरियल फैक्ट या फिर मिस स्टेटमेंट था, तो उसको रिजोल्यूशन को अपन क्या करने के लिए, वॉइड डिक्लेयर करवाने के लिए भी जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एओए एमओए में कुछ अल्ट्रा वायरस एक्ट हो गया, प्रोविजन का अप्लाई नहीं करके कोई एक्ट हो गया कंपनी में, तो ऐसी एप्लीकेशन लेके अपन जा सकते हैं ट्रिब्यूनल को, ठीक है। अब ट्रिब्यूनल को गए कितने परसेंट, इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो इसमें भी बोल रखा है, एक तो मेंबर्स और एक डिपोजिटर्स, दो लोग हैं, ठीक है, तो दो अप्लाई करेंगे। पहला तो ऐसी कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल है, तो यहाँ पे बोला 100 मेंबर्स और सच परसेंटेज ऑफ मेंबर्स, और वो सच परसेंटेज अभी तक भी कहीं पर भी बताया नहीं है कि वो सच परसेंटेज कितना है, ठीक है, नहीं बताया। दूसरा आ जाता है ऐसी कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है, शेयर कैपिटल नहीं है, तो 5%, हाँ 5%, 1/5 ऑफ द टोटल नंबर, 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स में से 1/5, और अगर शेयर कैपिटल तो 100 और सच परसेंटेज। अब आ जाती है डिपोजिटर की बात। डिपोजिटर में देखना, डिपोजिटर में क्या है, 100 और सच परसेंटेज। पुराने समय में मतलब थोड़े टाइम पहले सच परसेंटेज डिफाइंड नहीं था, बट अमेंडमेंट हुआ और बाद में बोला कि 5% ऑफ द टोटल डिपोजिटर्स, ठीक है। तो अब जो टोटल डिपोजिटर है, सपोज की कंपनी में टोटल 100 डिपोजिटर्स हैं, ठीक है, तो 100 का 5% कितना होता है, 100 इंटू 5, सॉरी कंपनी में सपोज कि 200 डिपोजिटर्स है, ठीक है, 200 का 5% कितना होता है, 10 डिपोजिटर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐसा बोला है 100 और 10, तो ये जो 10 डिपोजिटर्स है, अब यहाँ पे 20 डिपोजिटर जो थे उन्होंने अप्लाई किया, तो वो 10 और 100 विच एवर इज लो, विच एवर इज लेस नंबर कितना है, 10 है, तो 10 से 20 तो ज्यादा है, तो 20 डिपोजिटर्स जा सकते हैं अपनी एप्लीकेशन लेके, ठीक है। तो ये 5% वाला जो था वो अमेंडमेंट के बाद आया डिपोजिटर्स को लेके, ठीक है। तो सेक्शन 245 सबसेक्शन 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें बता रखा है
है कि ये जो अप्लाई करना है क्लास एक्शन के लिए, तो उसके लिए कितने परसेंटेज मेंबर होने चाहिए, ठीक है, डिपोजिटर्स होने चाहिए। फिर सेक्शन 245 सबसेक्शन 4 बहुत सिंपल, इसमें बोला है कि ट्रिब्यूनल जो है वो देखेगा कि गुड फेथ में है कि नहीं एप्लीकेशन। ट्रिब्यूनल ऑब्वियसली सब कुछ देखने के बाद ही एप्लीकेशन आपकी क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। एविडेंस वगैरह भी ट्रिब्यूनल चेक करेगा। फिर 245 ऐसा है कि नो पर्सनल इंटरेस्ट, कोई यूं तो नहीं कि खुद के इंटरेस्ट के लिए एप्लीकेशन लेके आ गया, या फिर कोई एक्ट ऑमिशन डायरेक्टर ऑफिसर्स जो है कंपनी से उनसे तो नहीं हुआ है, या फिर कुछ ऐसा गलत एक्ट होने वाला तो नहीं है, येट टू बी इनकर्ड, या फिर इनकर्ड हो चुका है, उसका क्या इफेक्ट है, ये सब देखना है, ठीक है। 245 सबसेक्शन 5 में बोला है कि एप्लीकेशन जो मिल गई है, ठीक है, फिर एप्लीकेशन जो है जैसे ही मिलती है 245 सबसेक्शन 5 में पब्लिक नोटिस इशू करेगा ट्रिब्यूनल, सबको बताएगा कि ये एप्लीकेशन मिली ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की। 245 सबसेक्शन 6 में जो भी ट्रिब्यूनल का ऑर्डर होगा सब लोग उससे बाइंडिंग होगी, चाहे वो मेंबर हो, कंपनी का डायरेक्टर हो, कोई भी हो। 245 सबसेक्शन 7 में पनिशमेंट लिखा है 5 लाख से 25 लाख और ऑफिसर के ऊपर 3 इयर्स की जेल और 25,000 से लेकर 1 लाख तक का अगर आपने कंट्रीब्यूट किया है तो। 245 सबसेक्शन में बोला है कि सबसेक्शन 8 में बोला है कोई फ्रिवलियस यानी कोई फर्स्ट अप्लाई कर लेता है, ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन आ गई है तो उसको 1 लाख तक का जुर्माना, साथ में रीजनिंग राइटिंग लिख के देना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों किया। 245 सबसेक्शन 5 में बोला है कि बैंकिंग कंपनी को यहाँ से हटा दिया, उसके ऊपर क्लास एक्शन का प्रोविजन नहीं लगेगा बैंकिंग कंपनी, 245 सबसेक्शन 9 में बोला। और 245 सबसेक्शन 10 में बोला कि ये जो एप्लीकेशन है वो सभी के लिए बेनिफिट, जिसको भी चाहिए था और अफेक्टेड पर्सन के लिए उसको बेनिफिट मिलने के लिए एप्लीकेशन लेकर आए हैं, ठीक है। 246 में बता ही चुकी है। तो यहाँ पे अपना जो सेक्शन है वो 35 मिनट्स में सारा खत्म हो जाता है। अब अगर मैंने रिवीजन कराया तो वो क्या है कि बहुत लेंथी हो जाएगा लेक्चर, बट फिर भी मैं रिवीजन करवा देती हूँ। 245 सबसेक्शन 241 में बोला है कि जो 244 में परसेंटेज बता रहा है कि उधर मेंबर्स जो है वो अप्लाई करेंगे ऑपरेशन मैनेजमेंट के लिए। 246 में बोला है कि 1/10 और 100 विच एवर इज लेस और 1/10 और टोटल नंबर और 1/10 ऑफ द शेयर कैपिटल, ठीक है, उतने मेंबर्स और शेयर कैपिटल जहाँ पे नहीं है वहां पे 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स। फिर यहाँ पे अपन ने केस स्टडीज देखी थी कि अगर डिविडेंड है तो थॉमस विटम का केस था, लॉसेस है तो अशोक बेटलनेट का केस था। अगर अप्लाई किया कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ क्रेडिटर ही होना चाहिए, ये बेलाडोर सिल्क लिमिटेड का केस था। फिर इंडिविजुअल मेंबर भी अप्लाई कर सकता है, ये नागप्पा चेटियार वर्सेस मद्रास रेस क्लब का केस था। फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव के लिए बोला था वर्ल्ड वाइड एजेंसी का केस है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अप्लाई कर सकता है। फिर बोला था कि विथड्रॉ बाद में नहीं कर सकता आप एप्लीकेशन, राजमुंद्री इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई कॉर्पोरेशन नागेश्वरम राव का केस था। जगदीश चंद्र मेहरा वर्सेस न्यू इंडिया एम्ब्रॉयडरी का केस था कि जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में एक केस है कि इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट जो है उसमें कहीं भी ऑपरेशन नहीं मिला क्योंकि कहीं पे भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं मिला जिससे ये लगा ऑपरेशन है। ये सेठ मोहनलाल गणपत राम वर्सेस श्री सयाजी चुगली कॉटन जूट मिल्स का केस था। फिर डैनियल वाला हस्बैंड वाइफ वाला केस और कुक डिक वाला 75% शेयर वो डायरेक्ट वाला केस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो 2 ग्रुप वाला केस था कि 2 ग्रुप में 50-50% ले रखे, तमिलनाडु ट्रांसफर वाला केस था जिसमें डेडलॉक हो गया था, वाइंडिंग अप करवाना पड़ गया था वगैरह, और 60% और 40% था तो क्या था माइनॉरिटी आप क्या कर दो मेजोरिटी को शेयर दो, तो ये बोला था यशोवर्धन साबू वर्सेस ग्रोज ब्रिकेट साबू के केस में, ठीक है। और बाकी भागीरथ अग्रवाल वर्सेस स्टार प्रॉपर्टीज का केस है कि जो 2 डायरेक्टर थे उन्होंने फर्दर इशू करके खुद ही के नाम पे शेयर ले लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर्स जो है वो फर्दर इशू से क्या है किसी एक ग्रुप को नुकसान हो रहा है वो कंटिन्यूस तरह का है तो उसको ऑपरेशन में लेंगे, ये बोला है भागीरथ अग्रवाल वर्सेस टाटा प्रॉपर्टीज की केस में। और ये अब तो कोई केस रहा नहीं तो लगभग जो इंपॉर्टेंट केसेस थे वो मैंने डिस्कस कर लिए। एक वो एनआरआई जो था वो 5 साल तक जो इसको अकाउंट में अगर उसने ट्रांसफर कर दिया अमाउंट तो 5 साल बाद में वो एप्लीकेशन नहीं लेके आ सकता। राजीव मेहता वर्सेस ग्रुप फॉर सिक्योरिटीज हिंदुस्तान का केस था। तो इंपॉर्टेंट केस मैंने लास्ट में ऐसे डिस्कस कर लिए, बाकी 242 और 243 में तो ऑर्डर्स है और 245 में क्लास एक्शन है, ठीक है, और 246 में वाइंडिंग अप के कुछ सेक्शन एज इट इज लगेंगे। थैंक यू वेरी मच।